नमस्कार, स्वागत है आपका सी बिजनेस में। मैं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इलेक्ट्रिक कार मार्केट में एक बार फिर से हलचल है और इस बार हलचल पैदा की है महिंद्रा और ओला ने। जी हां, महिंद्रा ने अपनी फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पर्दा उठा दिया है, तो ओला ने भी इसका प्रोटोटाइप मॉडल दिखाया है। ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स पहले ही खूंटा गाड़े हुए हैं। टोयोटा जैसी कुछ कंपनियां हाइब्रिड कारों पर फोकस कर रही हैं और जल्द ही उसकी अर्बन क्रूजर हाई राइडर आने वाली है। हाइब्रिड यानी कि पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों से चलने वाली कारें। कार मार्केट में हलचलों को देखकर लगता है कि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का ही होगा। आज हम समझेंगे कि एक कार खरीदारों को कौन सी कार लेनी चाहिए, प्योर ईवी, हाइब्रिड या कुछ और महिंद्रा जो अपना ईवी प्लान लेकर आया है उसमें क्या कुछ खास है, कब तक ये गाड़ियां मार्केट में होंगी, टक्कर कितनी मिल पाएंगी और कहां से मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट बहुत खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। भविष्य की कारों को लेकर तस्वीर अभी से साफ होने लगी है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें कंज्यूमर की पहली पसंद बन सकती हैं। करीब करीब सभी बड़ी कंपनियों का रुझान ईवी सेगमेंट की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल महिंद्रा, मारुति और ओला के इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतरने की तैयारी से ईवी कार सेगमेंट में काफी हलचल है। सबसे पहले महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी की बात करते हैं। महिंद्रा ने अपनी 5 नई इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल से पर्दा उठाया है। इसमें से पहली 2 एसयूवी ई को एक्सयूवी ब्रांड के तहत लाया जाएगा। इसमें पहला मॉडल दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा, दूसरा अप्रैल 2025 में लॉन्च होगा। वहीं इलेक्ट्रिक एसयूवी के बाकी 3 मॉडल बी रेंज के होंगे, जो कंपनी के नए इंग्लो ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। बी रेंज की कारें 2025 और 2026 में लॉन्च होंगी। इन कारों की कीमत को लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। कंपनी की 2027 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक एसयूवी बेचने की योजना है। वहीं इलेक्ट्रिक कार की रेस में ओला भी शामिल हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सफलता के बाद 2024 की शुरुआत में इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू कर देगी। लॉन्चिंग के बाद कंपनी का 2 से 3 साल के अंदर करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की योजना है। कंपनी का दावा है कि एक बार बैटरी चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकेगी। इतना ही नहीं, ओला की इलेक्ट्रिक कार की एक बड़ी खासियत उसकी रफ्तार होगी। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने में महज 4 सेकंड लगेंगे। ये कारें कीलेस होंगी और इनके डोर हैंडलेस होंगे। प्रीमियम रेंज की इन कारों की कीमत 50 लाख रुपए तक जा सकती है। मारुति भी इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में से पर्दा उठा सकती है। वहीं हाइब्रिड कारों की बात करें तो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर के मॉडल से पर्दा उठ चुका है। इस साल के अक्टूबर तक ये बाजार में आ सकती है। इसे सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड तकनीक के साथ लाया जा रहा है। इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बजट हाइब्रिड कार होगी। इलेक्ट्रिक बजट कारों में टाटा नेक्सन और ह्यूंडई कोना बाजार में पहले से मौजूद है। वहीं एमजी हेक्टर प्लस हाइब्रिड कार बाजार में दस्तक दे चुकी है। महंगे होते पेट्रोल डीजल के अलावा बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य बेहतर है। कंज्यूमर को अपने बजट और जरूरतों के लिहाज से ईवी सेगमेंट में जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहीं आकर ठहर जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक कारों को लेकर देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, या फिर अभी कम दूरी तय करने के लिए ही ये कार इस्तेमाल होंगी। हालांकि सरकार बैटरी स्वैपिंग सिस्टम को लेकर पुख्ता रोड मैप तैयार करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्वाति खंडेलवाल जुड़ रही हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और फिलहाल लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति, स्वागत है आपका। रोनोजय मुखर्जी हमारे साथ हैं, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अभिजीत सिन्हा, जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं नेशनल हाईवे फॉर ईवी के। सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे।
मुझे बताया गया कि आप शायद ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त। स्वाति? ऑलराइट, ओके ओके। स्वाति, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, स्वाति शायद ट्रैवल कर रही हैं और संभवतः वो अभी इस वक्त ट्रैवलिंग कर रही हैं जब हमसे बात कर रही हैं। उनसे जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम वापस पहुंचेंगे। फिलहाल रोनजा मुखर्जी, आपके पास आना चाहूँगा। अब एक और तो नहीं कहेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स ने जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था और खासतौर से नेक्सॉन ईवी का जो सक्सेस हमने देखा, उसके बाद अब महिंद्रा आ रहा है। मैं ओला पर बाद में बात करूंगा, लेकिन मार्केट के दो बड़े दिग्गज अब एक दूसरे को टेक ऑन करने के लिए रेडी हैं। अब मार्केट में किस तरह की आप फिलहाल हलचल देखते हैं, और महिंद्रा ने ये जो अनाउंसमेंट्स की हैं, इनका ईवी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, टाटा ने लॉन्च किया आज से कुछ टाइम पहले, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसे आपने खुद बताया है। महिंद्रा ने ये बोला है कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो 2024 में आएंगी, 2025 में आएंगी। अभी भी टाटा के पास 2-3 साल है जब वो अपना मार्केट और कैप्चर कर लेगी, और एक अपनी नाम जो उनका है इस सेगमेंट में वो उसको और आगे बढ़ाएगी। प्लस देखना पड़ेगा महिंद्रा किस सेगमेंट में आ रहा है। उनकी 20 सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं वो तो 2025 के बाद ही आएगी ना। और एक्चुअल प्रोडक्ट क्या आता है, वो कितना बढ़िया होता है, कस्टमर उसे कितना इफेक्ट करता है, मेरे हिसाब से लगता है कि अभी जो मार्केट टाटा का बना हुआ है वो बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है। और आगे जाके टाटा और भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफी मैन्युफैक्चरर्स प्लान कर रहे हैं आने के लिए, वो भी अपना एक नाम बनाएगी। आगे जाके ये भी है कि 2024 तक तो लगभग सारी कार कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कार्स या और कम से कम हाइब्रिड जो है वो बढ़ा देंगी, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी। तो उस टाइम मार्केट क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। इस टाइम टाटा अगड़ के बैठा हुआ है। ऑलराइट, 2024 आप ये तारीख ले रहे हैं, और मैं जितने भी आर्टिकल से भी पढ़ रहा हूँ, जितनी भी अभी इस पे लोगों की नज़र है इस पूरे कार सेगमेंट पे, ईवी के सेगमेंट में खास तौर से 2024 हर कोई कह रहा है कि ये एक ऐसा कालखंड होगा जब पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा ईवी सेक्टर का। अभिजीत, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बार बार यही आवाज़ आती है, लेकिन मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आऊँगा, आपका तो पूरा उसमें अध्ययन है। लेकिन मैं वाकई में क्या 2024 एक ऐसा साल होने वाला है जब हमें अमूलचूल परिवर्तन दिखेंगे पूरे ईवी सेक्टर में? गुड इवनिंग और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2024 का जो साल होगा, जिस हिसाब की प्रगति और जिस तरह की प्रगति हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या आधारभूत सेक्टर में कर रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए, गति शक्ति प्रोजेक्ट को अगर आप जोड़कर देखते हैं, जहां कहीं भी किसी भी कोने से अगर आपको किसी प्रोडक्ट को या किसी मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है, तो आपकी जो लागत है वो कैसे कम होगी, वो गति शक्ति के ऊपर बहुत निर्भर करती है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इसकी क्षमता को हर दिन बढ़ाया जा रहा है। तो पहले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सिर्फ शहरों तक सीमित माना जाता था। लोग सोचते थे ये गाड़ियां हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा सकते हैं। अभी हाईवेज पे और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, वो प्रॉफिटेबल भी है, और ई हाईवेज की बात कर रहे हैं। जर्मनी अपने पहले एडिशन में, अपने पहले पायलट में 300 किलोमीटर हाईवे की योजना बना रहा है, और पहले 3 सालों में 3000 किलोमीटर ई हाईवे की। उनका ट्रायल तीसरे फेज में चल रहा है, और भारत के ई हाईवे का ट्रायल दूसरे फेज में अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत का 5000 किलोमीटर जर्मनी के 3000 किलोमीटर के सामने, भारत का पहला हाईवे 500 किलोमीटर जर्मनी के 300 किलोमीटर के सामने। ये पायलट्स आगे आने वाले सिर्फ 2 सालों में, मतलब 2023 और 2024 में कंक्लूड होने वाले हैं। ये फ्यूचरिस्टिक पायलट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वायबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को पेश करने के लिए। और इन गाड़ियों के आने से, जिनकी रेंज अच्छी बताई जा रही है, आई एम श्योर कि जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, उसके ऊपर यूजर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। यूजर के कॉन्फिडेंस में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आती है कि हम अपनी गाड़ी हाईवे पे लेके जाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल, और इसी तरह से ये जो आप जो कंज्यूमर का जो प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस है इसकी बात कर रहे हैं, और इसी
मेरे ख्याल से इसी कॉन्फिडेंस पर दांव लगा रही हैं कंपनियां। आप एम्बिशंस देखिए, ओला कह रहा है हम 1 मिलियन का टारगेट लेकर आ रहे हैं। फटाफट से हम स्वाति के पास चलते हैं। स्वाति, प्लान क्या है महिंद्रा का, ये बताइए, क्या करने वाले हैं और कब तक? दिक्कत आ रही है स्वाति के पास जाने में, कोशिश करेंगे दोबारा उनके साथ जुड़ने में। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, नेटवर्क का इशू आ रहा है स्वाति के साथ और संभवतः वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं। एम आई राइट स्वाति? आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। आई डोंट थिंक वो ओके, चलिए फोन पर लेने की कोशिश करते हैं। अपनी टीम से मैं बोलता हूं कि आप लाइव छोड़ के फोन पे लीजिए स्वाति से, तो शायद हमारी बात हो पाए। बहरहाल मैं रोनोजा फिर से आपके पास आना चाहूँगा। हमने देख लिया कि महिंद्रा के अभी डिटेल्स जो प्लान है हमने थोड़ा सा रिपोर्ट में बताया, स्वाति अभी और बताएंगी, वो वही हैं। लेकिन ओला भी बहुत एग्रेसिव दिख रहा है और एम्बिशियस भी दिख रहा है। 10 लाख गाड़ी बेचने का लक्ष्य, ये आपको लग रहा है ये प्रैक्टिकल है? इतना एक्चुअल में इतना जबरदस्त क्या हम तैयार हैं, या इंडस्ट्री तैयार है, या कंपनीज तैयार हैं? देखिए, काफी कंपनियों की आदत होती है कि ज्यादा बोलना और कम करना, और ये काम ओला ने पीछे दिखाया भी है कि वो जितना बोलते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। अब आप खुद सोचिए, 10 लाख गाड़ियां, मतलब आप बात कर रहे हैं कि कम से कम 8,000 गाड़ी साल का, मतलब आप इतनी गाड़ी बेचेंगे महीने में कि आप 10 लाख अगर साल में कर सके, तो ये अच्छी से अच्छी कार कंपनियां करने में स्ट्रगल करती है। मेरे को नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी कंपनी जो एकदम से आती है वो 10 लाख गाड़ियां एक साथ बेच पाएंगी। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन स्केलेबल है। पहले आप कुछ गाड़ियां बेचेंगे, फिर आप कुछ और गाड़ियां बेचेंगे, ऐसे करते 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 फिर आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक साथ आप इतनी गाड़ियां नहीं बेच पाएंगे। दूसरी बात है कि गाड़ी के पीछे उसका टेक्नोलॉजी प्रूवन होना चाहिए। अभी हमारा, जैसे सिन्हा साहब ने बताया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारा हमारा नया वो आ रहा है, इंटरसिटी हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन गाड़ी की एक बेसिक रेंज भी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इंटरसिटी चल सके, ताकि आप सिर्फ शहर में ऑफिस से घर या स्कूल या मार्केट तक ना जाएं। मेरे को नहीं लगता कि अभी ओला के पास ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जो है, इसको टाइम लगेगा पूरी अच्छी तरह बनने में। काफी कंपनियों के पास है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। जो अच्छी बैटरी सिस्टम्स है उससे कारें बड़ी महंगी है, आम जनता के रीच पे आने के उसमें नहीं है। इसलिए 10 लाख गाड़ी तब तक आप अचीव नहीं कर सकते जब तक ना आप आम जनता को एक अच्छे प्राइस पे अच्छी गाड़ी दे सकते हो, और ये जो लक्ष्य है ये मेरे को अभी ओला के लिए अनअचीवेबल लगता है। एब्सोल्युटली। और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नवीन सोनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं लेक्सस इंडिया के। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जो पृष्ठभूमि हमने रखी है वो महिंद्रा ने जो अब नए फ्यूचर में अपना जो ईवी का पूरा एक सेगमेंट लाने की कोशिश की है, उस पर हम बात करें। और साथ ही साथ में हमने पीछे से देखा कि ओला भी उतर आया, उसने भी अनाउंस कर दिया और 1 मिलियन का टारगेट रखा है। क्या आपको लगता है सर इतना हम रेडी हैं, और कंपनीज जो अपना एग्रेशन दिखा रही हैं और एम्बिशंस जो दिखा रही हैं, क्या वाकई में आपको मौजूदा दौर में ईवी सेक्टर के लिए ये संभव लगता है, या अभी चुनौतियां हैं? नवीन जी। नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच हमारे को बुलाने के लिए। मेरी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर हमारे को जो लगता है ना, वो इलेक्ट्रीफाइड लगता है। इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसको अब मैं समझाना चाहूँगा आपको। इलेक्ट्रीफाइड में क्या होता है कि कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिसमें वेरिंग लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, फ्यूल सेल की गाड़ियाँ होती हैं, और प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ होती हैं। तो अगर आप उस तरीके से देखना चाहें तो फ्यूचर जैसे जैसे देखिए, गवर्नमेंट की तरफ में क्या क्या ऑप्शंस हैं। वो चाहते हैं कि फ्यूल इंपोर्ट बिल कम हो, वो चाहते हैं कि एग्जॉस्ट एमिशंस कम हो, ये उनकी मेन प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट के पास में ये कोई लक्ष्य नहीं है कि उनको एक तरह की टेक्नोलॉजी या दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है। उनका मेन लक्ष्य ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सूटेबल होनी चाहिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट बिल कम होना चाहिए पेट्रोल का, और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो एफिशिएंसी जो धुआं फेंकती हैं गाड़ियाँ वो कम होना चाहिए, तो कार्बन एमिशंस कम होने चाहिए। इसके चलते हुए ये जो टेक्नोलॉजीज अलग
अलग तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि फ्यूचर जो है इलेक्ट्रीफाइड होगा। उसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक ऑप्शंस जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हैं, प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, फ्यूल सेल हैं और बैटरी इलेक्ट्रिक है। अगर आप चाहें तो एक बैटरी इलेक्ट्रिक से 40 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां बना सकते हैं। द इलेक्ट्रिक कार बाजार का नया अवतार देखने को मिल सकता है। कुछ अनाउंसमेंट्स रिसेंट हुई हैं। मोस्ट रिसेंटली महिंद्रा और स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लंदन से। स्वाति, प्लान बताइए महिंद्रा का। बहुत कोशिश करी हमने, स्वाति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप आ गया स्वाति, आवाज आ रही है? चलिए अब स्वाति को हम थैंक्स बोलते हैं। अब स्वाति, अब आप प्लीज कंटिन्यू विद योर वर्क। अब मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाता हूं, आप भी डिस्टर्ब हो रही होंगी। अभिजीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सवाल वही है कि सब मार्केट तो जबरदस्त रूप से डेवलप हो रहा है, लेकिन कंपनीज जिस तरह की एग्रेसिव प्लानिंग लेकर आ रही हैं, अब मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ईवी की हम बात कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नवीन जी ने जोड़ी है कि इलेक्ट्रिफाइड होगा फ्यूचर, और हम उसमें हाइब्रिड्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी क्या होगा? क्या हम सिर्फ ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं, या उसमें इलेक्ट्रिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या उसमें हाइब्रिड्स के लिए कोई जगह होगी? देखिए, प्राइम टारगेट जैसा नवीन जी ने कहा कि ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करने का है। और जब भी आप ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करने के बाद किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइडल पावर, ये सारे के सारे सेटअप बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। और जब बहुत कैपिटल इंटेंसिव हैं, तो उस समय उतनी एनर्जी और उतना पैसा उन सबके ऊपर एक साथ लगाना गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं होता है। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर जितना काम पिछले वर्षों में हुआ है और जितनी निडरता से इस सरकार ने फैसले लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, वो गाड़ी को और बैटरी को अलग अलग बेचने की स्कीम हो, उनको रजिस्टर करने की अनुमति देना हो, या व्हीकल्स को एक प्राइस पे लेके आना हो, डीजल कारों को और डीजल पेट्रोल कारों को और इलेक्ट्रिक कारों को, इन सब में हम एक ऐसे स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां आज एडॉप्शन इलेक्ट्रिक की तरफ बहुत आसान है। और बहुत सारे लोगों को जो आप देख रहे हैं, या पिछले वर्षों में आपने पिछले महीनों में सुना होगा कि वो गाड़ी कौन सी लें इसका फैसला नहीं कर पा रहे। वो वर्ग है जो आज इलेक्ट्रिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानता है जब वो गाड़ी खरीदने जाता है। तो अगर आप उन सबको अकाउंट में लेते हैं तो 10 लाख गाड़ियां बेचना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो सिर्फ ओला बेच देगी या महिंद्रा बेच देगी, ये तो बहुत अलग डिबेट है। लेकिन इतना कंज्यूमर बेस होना, ये उन कंज्यूमर का जो गाड़ी को स्विच करने की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर में, या आने वाले समय में हाइड्रोजन के ऊपर में, या और भी बहुत तरह की गाड़ियां बनने वाली हैं। लेकिन आप जब स्विच करने का मन बना लेते हैं एज ए यूजर, तो आप सबसे आसान निर्णय लेते हैं। और इस समय जब आप स्विच करने का मन बना रहे हैं तो सबसे आसान निर्णय आने वाले समय में इलेक्ट्रिक नजर आएगा। और इलेक्ट्रिक, जब आप मोबिलिटी की बात करते हैं सिटी के अंदर या सिटी के बाहर, दोनों में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गाड़ियों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, इनके रेंज और इनके फीचर्स से यूजर को डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और ये फर्क ट्रांजिशन में सेल्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। बिल्कुल। रोनोजय, अब आदमी के पास आजकल विकल्प भी हैं जिनका हम लगातार बात भी कर रहे हैं। पहला ईवी है, दूसरा हाइब्रिड है, और हाइब्रिड में तो हमने देखा कि टोयोटा, मारुति, अब तो एमजी भी शायद अपनी हेक्टर प्लस लेकर आ रही है। कैसा रिस्पांस मिलेगा एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के माइंडसेट से बताइए, कहाँ जाएगा आदमी? ईवी पे ज्यादा जाएगा या वो हाइब्रिड ऑप्शंस देखेगा? देखिए, ये सवाल जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बताता हूँ क्यों। इस वक्त जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं नॉर्मल गाड़ियों के, वो काफी महंगे हैं, डिफरेंस काफी है, ठीक है। स्पेशली जब हम लोअर सेगमेंट में बात करते हैं, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए जो बीच वाला एसयूवी सेगमेंट है, जो जैसे ग्रैंड विटारा का है, टोयोटा का हाई राइडर भी आ रहा है, इनमें जो नॉर्मल वर्जन है और जो आपका हाइब्रिड वर्जन है, उसमें दाम में बहुत फर्क है। और अगर आप प्योर इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो जितने भी वह मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, वो कार्स और भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, टाटा नेक्सॉन की कुछ रीजनेबली प्राइस गाड़ियां हैं, लेकिन वो एक दो मॉडल है, ज्यादा चॉइस है नहीं। उनके एक टियागो भी है, कुछ और गाड़ियां भी अवेलेबल है, लेकिन चॉइस नहीं है ज्यादा। इस वक्त
एक सर्टेन प्राइस रेंज में अगर हम एक आम कस्टमर की बात करें तो उसके लिए अभी भी नॉर्मल चॉइस, अगर गाड़ी बदलनी हो तो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी ही है। डीजल अब खत्म हो रहा है, लोग पेट्रोल गाड़ी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल पेट्रोल कार ही है। जो प्रीमियम एक हाइब्रिड के लिए देना पड़ता है, जो प्रीमियम हाइब्रिड के ऊपर एक इलेक्ट्रिक के लिए देना पड़ता है, वो गैप अभी भी बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो मोस्ट लोगों के लिए आज के डेट में नॉर्मल गाड़ी ही ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा ऐसा रहेगा, आगे जाते हुए टेक्नोलॉजी की प्राइसेस कम होंगी, धीरे धीरे लोग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की तरफ या हाइड्रोजन की तरफ भी जाएंगे। आज से 10 साल बाद कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं खरीदेगा, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां खरीदेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां खरीदेगा। लेकिन इस वक्त की अगर आप बात करें तो पेट्रोल गाड़ी ही सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, बाकी चीजें जो है महंगी है। ये दिलचस्प सवाल है कि हाइड्रोजन की एंट्री कब होगी, लेकिन मैं फिलहाल नवीन जी के पास जाऊंगा। नवीन जी, प्राइस पर सब लोग बहुत सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो रेडी है। एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा, जैसा कि मेरे ख्याल से सिन्हा साहब बता रहे थे कि फर्स्ट फेज है अभी इंडिया में, और देखें तो अच्छा खासा रहा है, रिस्पॉन्स वाइज भी देखें लोगों के, हमने बहुत सारे उनके रिव्यूज भी पूछे, तो अभी अच्छा चल रहा है। फर्स्ट फेज एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट्स गोइंग स्मूथली, बट प्राइस को लेकर लोग अभी भी शंका में हैं कि ईवी पे हम जाएंगे तो प्राइस का क्या होगा। तो एक ऐसा दौर कब आएगा नवीन जी जब आंख बंद करके लोगों को लगेगा कि हाँ वर्थ है, अब तो ले लेनी चाहिए? देखिए, ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये स्केल का मामला है। अच्छा। एक वो कहते हैं ना चिकन एंड एग सिचुएशन जिसे कहा जाता है कि भाई पहले प्राइस कम होगी कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा होगी। वॉल्यूम ज़्यादा होने से प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, प्राइस सेम होने के बाद भी ये चीज़ ज़रूर मानिएगा कि हर कस्टमर अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं लेना चाहेंगे जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको कोई इनकन्वीनियंस हो किसी तरीके की। आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस में जाना है तो आप ऐसा चाहेंगे कि रेंज तो रहे ही, लेकिन चार्जिंग टाइम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब के चलते हुए ये कंज्यूमर डिसाइड करता है हमेशा कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसके लिए बेस्ट है। एंड इसीलिए हम शुरू से ये कहते आए हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रीफाइड जो होगा उसमें सारी टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी दूसरों के आगे निकल पड़ेगी या दूसरों के पीछे रह जाएगी। कंज्यूमर डिसाइड करता है ये देखिए, हाँ, आप एज अ कंज्यूमर इफ देयर आर चॉइसेस अवेलेबल, आप उन चॉइसेस में अपना ढूंढेंगे कि आपको कौन सा मोस्ट सूटेबल चॉइस दिख रही है। ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखने की बात है। एब्सोल्युटली। चलिए, तो सब जगह अब यही सुनने में आ रहा है कि 2024, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, शुरुआत भी हमने करी, कि एक ऐसा साल होगा जब एक नया शिफ्ट, एक नया गियर लगेगा ईवी सेक्टर में, और हम उम्मीद करते हैं कि शानदार हो आगे का सफ़र। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 प्रण दिए हैं उसमें पहला जो दिया है डेवलप्ड नेशन, कहा जा रहा है कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, एक सवाल आज रह गया जो बड़ा दिलचस्प है, उसको नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, वो है कि हाइड्रोजन की एंट्री कब होगी और कितनी पुख्ता होगी। लेकिन उससे पहले ईवी को लेकर फिलहाल भविष्य जो है आश्वस्त नज़र आ रहा है, हम यही कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। मुखर्जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सिन्हा सर थैंक यू सो मच सर, सोनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।